गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप एक बार चेक कर लो और मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं। नमस्ते भैया, नमस्ते। वॉइस एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। आवाज देख लो आप, आ रही कि नहीं। एक बार वॉइस बता देना, वॉइस क्लियर है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था वाटर एक्सचेंज, फिर हम लोग हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे थे, राइट। तो हमने कल वाटर एक्सचेंज कंप्लीट किया था, हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोलिसिस, ठीक है। वाटर एक्सचेंज में मैंने आपको कुछ सीरीज बताई थी, वो कॉन्सेप्चुअल है, उसे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आप तो एक दो बार अगर आप बुक कॉपी में लिखोगे तो आपको याद रहेगा वो, ठीक है, राइट। और लिखकर पढ़ना जिससे आप भूलो नहीं जल्दी, ठीक। और कल हम लोग देख रहे थे हाइड्रोलिसिस के बारे में, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में सिंपली हमने क्या बोला था कि किसी भी लिगेंड को वाटर जब रिप्लेस करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। और इसमें हमने दो कैटेगरी, या सिंपल हाइड्रोलिसिस में क्या था, रिप्लेसमेंट ऑफ, मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, रिप्लेसमेंट ऑफ एक्स, या लिगेंड बोल सकते हैं, एक्स वाई कुछ भी वहां पर है, बाय वाटर, ठीक है। उसी को बोलते थे हम हाइड्रोलिसिस। मीडियम हमने बोला था कि डिपेंडिंग अपॉन मीडियम में दो तरह का होगा, एक होगा एसिड हाइड्रोलिसिस और एक होगा बेस हाइड्रोलिसिस। यहां हमने बोला था पीएच कितना लेंगे, ग्रेटर देन 8, यहाँ पीएच कितना लेंगे, नियर अबाउट लेस देन 3, राइट। एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा था मैंने एग्जांपल भी लिखा था कि अगर हम CO NH3 Cl यहाँ पे लेते हैं 2+, तो एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो लिगैंड को वाटर रिप्लेस करेगा, मतलब यहाँ बनेगा CO NH3 H2O 2+ प्लस Cl-, है ना। अच्छा सिंपल है ना, इरिडियम का जो है सबसे कम होगा, मतलब ये होगा ना, एक 3D 4D 5D है ना। अगर आप वाटर एक्सचेंज का रेट देखोगे तो ये होगा ना, ये रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज यही होगा, 3D 4D 5D में ये तो करना है, 3D 4D 5D, ठीक है। राइट। अगर ये नेटनेस देखनी है तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ओह अच्छा, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, ठीक है। वो एक्चुअली मेरे दिमाग में इनेटनेस चल रही होगी, इनेटनेस का ऑर्डर ये होता है, ठीक है। इनेटनेस मैंने ऐसे लिख दिया होगा, वो बेसिकली इनेटनेस का ऑर्डर है, राइट, ठीक है। और ये देखो, ये आप बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि हमने तो पढ़ा है ना कि जो क्लास 4 होता है, क्लास 4 में कौन से लोग आते हैं, 4D 5D वाले, तो 4D 5D में तो रेट स्लो ही होगा, ठीक है। ये तो हमने उसमें पढ़ा ना कि रोडियम और ये कोबाल्ट, इरिडियम, ये सब किसमें आते हैं, फोर्थ वाले में, राइट, ठीक है। तो ये लिखना, ये नहीं, ये तो इनेटनेस का ऑर्डर, राइट, ठीक है। तो देख लेना अगर ऐसे कुछ हुआ हो तो करेक्ट कर लेना आप, ठीक है। नमस्ते भैया, नमस्ते। अब देखो यहाँ पर तो ये हमारा हो गया एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में सिंपली क्या होता है कि यहाँ से लिगैंड को हटा के क्या लग जाएगा, वाटर। बेसिक मीडियम में क्या होता है, बेस हाइड्रोलिसिस में सिंपल यहाँ पे क्या होता है, देख लेते हैं आगे। बेस हाइड्रोलिसिस में Cl2+, यहाँ जुड़ जाता है OH-। तो बस एक फर्क है दोनों में, एक में OH- जुड़ता है, एक में जुड़ता है NH3 OH 2+ Cl। कल तक हमने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। हमने पढ़ा था कि एसिड हाइड्रोलिसिस क्या होती है, हमने पढ़ा था बेस हाइड्रोलिसिस क्या होती है। अब हमें आगे अब एसिड हाइड्रोलिसिस के बारे में ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, कि एसिड हाइड्रोलिसिस कैसे जो है वो डिसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करती है ना, ठीक है। और या कौन कौन से फैक्टर्स है जो एसिड हाइड्रोलिसिस को अफेक्ट करते हैं, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके बेसिस पे हम ये बता पाएंगे कि एसिड हाइड्रोलिसिस डिसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं बेसिकली किसको फॉलो करती है, वो डिसोसिएटिव पाथवे। हमने एग्जांपल्स पढ़े उसके, तो एक एग्जांपल हमने पढ़ा रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज, राइट। वहां हमने देखा कि मेजॉरिटी, गुड इवनिंग बेटा, वहां हमने देखा कि जो मेजॉरिटी ऑफ रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज है किसको फॉलो करता है, वो डिसोसिएटिव को फॉलो करता है, क्योंकि हमने देखा कि जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा
रेट जो है वाटर एक्सचेंज का उतना क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हम एग्जांपल देखे थे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हमारे पास दो कैटेगरी है, एक एसिड हाइड्रोलिसिस, एक बेस हाइड्रोलिसिस है। तो दोनों क्या होती है हमने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे कि एसिड हाइड्रोलिसिस कैसे डिसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करती है, या फिर ये पढ़ेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड हाइड्रोलिसिस। दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, क्योंकि अगर फैक्टर से आपको पता, क्योंकि फैक्टर से ही तो ये पता किया जाता है ना कि कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही है, डिसोसिएटिव हो रही है या एसोसिएटिव हो रही है ना। यहाँ लिखते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं। अब आराम से पढ़ना इसको, ठीक है। देखो देखो ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। अब जब तक मैं बोलूंगा तब तक मेरी बात सुनना, और सब कुछ आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। यहाँ मैं लिखता हूं, देखो दो चीज इसको लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो फैक्टर्स, या ऐसे लिख सकते हो एविडेंस। चलो पहले एक चीज समझाते हैं, देखो इधर पहले ध्यान सुनो। इन सबसे पहले देखो एक चीज, देखो यहाँ लिखते हैं हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक, अब एक चीज सुनो, एसिड हाइड्रोलिसिस दो पाथवे को फॉलो कर सकता है, या तो एसोसिएटिव या तो डिसोसिएटिव। तो पहले हम मान लेते हैं कि हमारा एसोसिएटिव जो है किसको फॉलो करता है, डिसोसिएटिव पाथवे को। हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं फॉलो किसको करता है, डिसोसिएटिव पाथवे। ठीक, तो एग्जांपल में लेता हूं, मैं लेता हूं कि जो हमारे पास ये सिस्टम है CONH3 5Cl2+। डिसोसिएटिव का मतलब सबसे पहले क्या होगा, Cl माइनस निकलेगा, ये स्लो होगा, यही हमारा RDS होगा। हमारा मान लो इंटरमीडिएट बना CONH3 5 2+, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ क्या हो गया 5, ये बना इंटरमीडिएट। ये पहली स्टेप हो गई ना। दूसरी स्टेप क्या होती है डिसोसिएटिव में, इस पे अब हमारा क्या करेगा, लिगेंड अटैक करेगा, मतलब वाटर। तो CONH3 5 3+ प्लस वाटर, ये क्या होगा फास्ट, और यहाँ CO बन जाएगा NH3 5H2O 3+। राइट, हम ये मान के चल रहे हैं कि एसिड हाइड्रोलिसिस फॉलो करती है किसको, डिसोसिएटिव पाथवे को। तो अगर मैं यहां से रेट लिखूं, यहां से ध्यान से देखो रेट, तो रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेट वाला एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, रेट कांस्टेंट, क्योंकि ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप में से सबस्ट्रेट है, तो क्या लिखेंगे सिर्फ CONH3 5Cl2+। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है सिर्फ वो किस पे डिपेंड कर रही है, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे। इसका मतलब कौन सी काइनेटिक्स फॉलो होगी, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, मतलब अगर हम ये ज्यूम करें, कि जो हमारा एसिड हाइड्रोलिसिस है वो डिसोसिएटिव पाथवे को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सिस्टम है वो किसको, उसमें कौन सी काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मान लेते हैं कि ये एसोसिएटिव पाथवे को फॉलो कर रहा है। अगर एसिड हाइड्रोलिसिस एसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करेगा तो क्या होगा, एसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करेगा तो क्या होगा, अगर एसोसिएटिव को करेगा तो देखो इसी में एग्जांपल में देखते हो, तो CONH3 5Cl2+, यहां पर OH माइनस है ना, क्या बनेगा, इसको जोड़ देते पहले, CONH3 5ClOH, राइट, प्लस ये बन गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 7 का इंटरमीडिएट। ये स्टेप क्या होती है, स्लो। ठीक है, वाटर लिख दें यहाँ पे, सॉरी, राइट, यहाँ वाटर करते हैं। उसके बाद ये हमारा इंटरमीडिएट ब्रेक होगा, CONH3 5OH2Cl2+, यहाँ ये फास्ट, ये बन जाएगा CONH3 5H2O, यहाँ हो जाएगा 3+, यहाँ हो जाएगा Cl-। अगर हम इसके अकॉर्डिंग रेट लिखें तो देखो रेट क्या आएगा, K
है ना। स्लो स्टेप में कौन कौन है, ये है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास CONH3 5, जो स्लो स्टेप में होगा उस पर डिपेंड करती है, 2 प्लस प्लस वाटर, ये हो जाएगा। हमें पता है कि ये एक्सेस में है ना, क्योंकि आप जब लोगे तो ये सॉल्वेंट, ये दो तरह का लिगैंड भी है सॉल्वेंट भी है, तो एक्सेस में होगा ये। अगर ये एक्सेस में है तो आपने पढ़ा होगा काइनेटिक्स में, एक्सेस में तो उसको ये क्या हो जाएगा, रेट इस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो रेट सिंपली क्या हो जाएगा, ये रेट इक्वल टू हो जाएगा KCONH3 5Cl2 प्लस, दैट इज किसको फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, या सिंपल इसी को बोल सकते हो आप स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्यों वाटर को मैंने हटाया, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट भी है और लिगैंड भी है या इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल भी है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप काइनेटिक्स से, या हम ये समझना चाहते, देखो ध्यान सुनो, दो तरीके हमारे पास होते हैं। अगर हमको पता करना है कि कोई भी रिएक्शन एसोसिएटिव या डिसोसिएटिव है तो हम उसकी काइनेटिक्स लिखते हैं। तो हमने एसिड हाइड्रोलिसिस को एक बार मान लिया कि डिसोसिएटिव पाथवे है, तो जो रेट ला एक्सप्रेशन आया क्या आया, वही आया, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है। हमने इसको मान लिया कि मान लो ये एसोसिएटिव को फॉलो करता है, तो भी क्या आया, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आया। बताओ मुझे, क्या आप रेट लॉ एक्सप्रेशन से ये बता सकते हो कि जो एसिड हाइड्रोलिसिस है वो डिसोसिएटिव को फॉलो कर रही है या एसोसिएटिव को फॉलो कर रही है? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के केस में रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, सेम। एसोसिएटिव से फॉलो करेगा तब भी वैसे आपको दिख रहा है, डिसोसिएटिव फॉलो करेगा तब भी आपको ऐसे दिख रहा है। इसका मतलब यहां से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, या फिर एसोसिएटिव को फॉलो कर रहा है डिसोसिएटिव, क्योंकि दोनों के केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों के, अगर आप एसोसिएटिव से करोगे तब भी आपको वही रेट ला एक्सप्रेशन मिल रहा है, डिसोसिएटिव से करोगे तब भी आपको वही रेट ला एक्सप्रेशन मिल रहा है। तो क्या काइनेटिक्स या रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो एसिड हाइड्रोलिसिस है वो डिसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करेगी या एसोसिएटिव को? नहीं, क्योंकि दोनों के केस में तो सेम आ रहा है ना, तो हमें कैसे पता कि ये वाला है कि वो वाला है? दोनों के केस में रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, सेम। तो अब बताओ, अगर दोनों के केस में रेट लॉ एक्सप्रेशन सेम आएगा तो हम क्या माने, इस पाथवे को फॉलो कर रहा है या हम माने कि इस पाथवे को फॉलो कर रहा है? क्या माने हम? नहीं बता सकते ना, क्योंकि दोनों के केस में तो आपका फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है। पहले पाथवे से चल रहे हो तब भी फर्स्ट ऑर्डर दिख रहा है, दूसरे पाथवे से चल रहे हो तब भी फर्स्ट ऑर्डर दिख रहा है। तो क्या आप इस एक्सप्रेशन से बता सकते हो कि किसको फॉलो कर रहा है, ये एसोसिएटिव या डिसोसिएटिव को? नहीं बता सकते। समझ गए ना? तो मैंने ये काइनेटिक्स क्यों लिखी, मैंने इसलिए लिखी जिससे हम अगर डिसोसिएटिव पाथवे मान के चलते हैं तो रेट ला एक्सप्रेशन हमारा आया, एसोसिएटिव मान के चलेंगे तो हमारा जो रेट ला एक्सप्रेशन है, दोनों क्या है, सेम। इसका मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम ये नहीं बता सकते कि एसिड हाइड्रोलिसिस डिसोसिएटिव को फॉलो कर रही है कि एसोसिएटिव को फॉलो कर रही है, क्योंकि दोनों के केस में रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। समझ गए? इसका मतलब यहां से काम नहीं चलेगा, तो हम क्या देखेंगे, फैक्टर्स चेक करते हैं। अब जब यहां से नहीं पता चला, क्या देखते हैं, फैक्टर्स। फैक्टर्स हमें पता चल जाएगा कि ये डिसोसिएटिव है कि एसोसिएटिव है, राइट? तो एक एक करके हम समझते हैं कि फैक्टर से कैसे पता चलेगा कि डिसोसिएटिव पाथवे है या एसोसिएटिव पाथवे है। ठीक, बाकी लोग बोलो, समझ में आया हम क्या करने जा रहे हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन से हमें पता नहीं चल रहा है तो फैक्टर्स हम लोग बताएंगे। चलो देखो, तो यहां हम लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, लिखते हैं या लिखते हैं, देखो चाहे ये लिखो, देखो हेडिंग में आप लिख सकते हो दोनों चीज, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ डिसोसिएटिव पाथवे। मैं क्यों लिख रहा हूं डिसोसिएटिव, अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है डिसोसिएटिव है ये, लेकिन हमें समझना है कि हम क्यों कह रहे हैं डिसोसिएटिव है ये। मैं यहां जो लिख रहा हूं ना, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ डिसोसिएटिव, हमें पता है कि एसिड हाइड्रोलिसिस डिसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करती है, लेकिन क्यों फॉलो करती है, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो हम पता कर लेंगे अभी जब आगे फैक्टर्स पढ़ेंगे तब। तो हम बताएंगे देखो यहाँ पर ये चेंज करने पर ये हो रहा है, इसका मतलब डिसोसिएटिव है ना कि एसोसिएटिव है। या फिर ये सकते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड हाइड्रोलिसिस, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है? क्योंकि फैक्टर के बेसिस पे तो आप बताओगे ना। चलो तो पहला फैक्टर हम देखते हैं यहां पर, इफेक्ट
ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लिखो मत, ध्यान से सुनो। पहले मैं आपको बता देता हूं कि चार्ज इफेक्ट से होगा क्या, फिर हम आपको समझा देंगे कैसे डिसोसिएटिव है या एसोसिएटिव है। ठीक है, देखो जो रेट ऐसे लिखते हैं, देखो मान लो हमारे पास एग्जांपल है, ध्यान से देखो इधर, NH3 5Cl 2+ है और हमारे पास है कि CONH3 4Cl 2+। ये हमारा कॉम्प्लेक्स ए है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बी। तो जरा देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो कोबाल्ट की दोनों में सेम है, यहां भी +3 है और यहां भी +3 है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, पहले बताओ। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों कॉम्प्लेक्स में सेम है कि नहीं, यस या नो? ठीक है भैया, मैं कर दूंगा, ठीक है, देखा नहीं होगा यार मैं। ये तो पता ना ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लेकिन चार्ज देखो यहां पर क्या है, पहले पे यहां पर मोर चार्ज है और यहां पर क्या है, लेस चार्ज है। अब इन दोनों की मैं कराता हूं एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब सिंपल, इस वाले कॉम्प्लेक्स में भी वाटर ऐड करता हूं, इसमें भी वाटर ऐड करता हूं और प्रोडक्ट यहां पे बनाते हैं CONH3 5। Cl को हटा दो, H2O, Cl हटेगा तो इस पे पॉजिटिव बढ़ा देना, +3 + Cl-। दूसरे में भी सेम यही करते हैं, CONH3 5 यहाँ पर, सॉरी NH3 4 Cl H2O 2+ Cl-। यही तो होगा ना। अगर आप Cl को हटा के देखो, यहां मैंने Cl को हटा के वाटर जोड़ दिया, यहाँ 3+ लिखा है मैंने, और यहां मैंने Cl को हटा के जोड़ दिया, यहाँ पर 2+ कर दिया। दोनों केस में हमने क्या करा है, एसिड हाइड्रोलिक। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? दोनों कॉम्प्लेक्स सेम है, सिर्फ फर्क किसका है, चार्ज का फर्क है। अब देखा गया कि यहां जो रेट कांस्टेंट आता है K1 मान लेते हैं और यहां मान लेते हैं रेट कांस्टेंट K2 आता है। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये है कि जो K2 है वो K1 से ज्यादा है, मतलब रेट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ B इज मोर देन रेट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ A। मतलब जहां पर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कम है वहां पर रेट ज्यादा आ रहा है एसिड हाइड्रोलिसिस का, जहां पर कॉम्प्लेक्स पे ज्यादा है उस वाले में एसिड हाइड्रोलिसिस का रेट क्या आ रहा है, कम। ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक। तो आप अब ध्यान सुनना, क्या हुआ होगा ऐसा, चार्ज, इसका मतलब जो असर पड़ रहा है इस पे किसका पड़ रहा है, चार्ज का। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो चार्ज का असर पड़ रहा है ना। अब देखो जहां पे चार्ज ज्यादा होगा वहां पे क्या होता है, देखो इधर ध्यान से, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, मोर द पॉजिटिव चार्ज मोर द न्यूक्लियर फोर्स, यस, मोर द न्यूक्लियर फोर्स। और जितना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स होगा मोर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा, डिफिकल्ट टू ब्रेक, जल्दी ब्रेक नहीं होगा, तो रेट क्या हो जाएगी, स्लो। और जहां पर चार्ज कम है, लेसर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, लेसर द न्यूक्लियर फोर्स, राइट, लेसर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, लेसर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, इजी टू ब्रेक। इसका मतलब हुआ कि इजी टू ब्रेक, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, फास्ट रेट। ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। दोनों कॉम्प्लेक्स हमने लिए, एक दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, फर्क क्या है, एक में कॉम्प्लेक्स पे चार्ज ज्यादा है, एक में कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कम है। और ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि जहां पर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज ज्यादा है उसकी रेट स्लो है, जहां पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कम है उसकी रेट फास्ट है। तो क्या हुआ होगा, ऐसा क्या होता है चार्ज बढ़ाने पे, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। कम पॉजिटिव चार्ज होगा तो बॉन्ड क्या होगा, वीकर। इसका मतलब ज्यादा चार्ज बढ़ाने से या चार्ज को कम या ज्यादा करने से एक चीज पे चेंज आ रहा है, वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, राइट। इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों में अलग अलग है, इसलिए रेट क्या है, अलग अलग, एक में ज्यादा और एक में कम आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं वो किसमें इन्वॉल्व हो रही है,
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, ये तो मतलब हुआ, तभी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को चेंज करने से रेट बदल रहा है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज करने से रेट नहीं बदलता तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड ब्रेकिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हो ही नहीं रही है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ को चेंज करने से रेट हमारा चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है। ये तो मतलब हुआ इसका, मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जो है किस में इन्वॉल्व हो रहा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। ठीक है, तो मैं सिंपल यहां से क्या लिख सकता हूं, ये इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर लेस पॉजिटिव चार्ज होने पर रेट ज्यादा है, मोर पॉजिटिव चार्ज होने पर रेट कम है, इसका मतलब हुआ कि जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन में। और बॉन्ड की स्ट्रेंथ रोल कब प्ले करती है रेट ऑफ रिएक्शन में, जब मैकेनिज्म किसको फॉलो करती है, डिसोसिएटिव पाथवे को। एसोसिएटिव में नहीं होता ऐसा। देखो इधर बॉन्ड स्ट्रेंथ कहां इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखो पीछे, ये देखो इधर इधर, यहां पर ही तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहीं पर तो स्लो है रेट। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का डिसोसिएशन, बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है वो इंपॉर्टेंट रोल कहां प्ले करती है, डिसोसिएटिव पाथवे में। एसोसिएटिव पाथवे में देखो, एसोसिएटिव पाथवे में तो बॉन्ड स्ट्रेंथ दूसरी स्टेप में है, ये क्या है फास्ट, तो ये आरडीएस तो नहीं है ना, समझ रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रेट है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि जो रेट है वो डिपेंड किस पे कर रही है, डिपेंड्स ऑन बॉन्ड ब्रेकिंग। इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉन्ड स्ट्रेंथ कर सकते हैं हम लोग, डिपेंड ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, बॉन्ड ब्रेकिंग वो किस में इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व्स इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तभी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को घटाने बढ़ाने से रेट बदल रहा है। इसका मतलब जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड की ब्रेकिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जब इन्वॉल्व होती है तो कौन सा पाथवे होता है, वो होता है डिसोसिएटिव। एसोसिएटिव में नहीं होता। पीछे फिर से देख लो एक बार, देख लो बॉन्ड ब्रेकिंग कहां हो रहा है, जो स्टेप स्लो होती है वही होती है रेट डिटरमाइनिंग। तो ये डिसोसिएटिव में होता है स्लो स्टेप बॉन्ड ब्रेकिंग का, राइट। इसका मतलब जो हमारी मैकेनिज्म है किसको फॉलो कर रही है, वो डिसोसिएटिव पाथवे को। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये है डिसोसिएटिव पाथवे। तो एक चीज तुम्हारा प्रूफ हो गया कि डिसोसिएटिव पाथवे है। दूसरा हमको ये भी पता चल गया कि एसिड हाइड्रोलिसिस में जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाओगे, पॉजिटिव चार्ज आप बढ़ाओगे तो आपका रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कम करोगे तो रेट आपका क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, नेट में प्रॉब्लम होगी बेटा, इंटरनेट देखो जरा, चेक करो एक बार। ये बताओ यहां समझ में आया। यहां से दो चीजें सीखनी है। पहली चीज ये कि एसिड हाइड्रोलिसिस में जब आप कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते हो तो रेट क्या हो जाता है, स्लो। पाई एक्सेप्टर फेवर करेगा, क्यों फेवर करेगा बेटा, पाई एक्सेप्टर क्यों फेवर करेगा, पाई एक्सेप्टर तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा ना, और मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर कम कर देगा तो कोई सिस्टम लिगेंड को थोड़ी बाहर निकालेगा। आप खुद सोचो कि मेरे पास, मैं मेटल हूं, ठीक है, लिगेंड आके मुझे इलेक्ट्रॉन देता है। अब मेरे साथ एक ऐसा लिगेंड लगा जो मुझसे ढेर सारा इलेक्ट्रॉन ले लिया। अगर मुझसे ढेर सारा इलेक्ट्रॉन ले लिया तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की तो कमी है ना, तो मैं अपने बाकी लिगेंड को हटाऊंगा क्या वहां से कि तुम भी जाओ, नहीं ना। क्यों हटाऊंगा मैं उन्हें, उनको अपने पास रखूंगा, क्योंकि एक ले रहा कहीं से तो इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए ना मुझे। ठीक है, और ये एसोसिएटिव क्यों नहीं है, देखो अगर ये एसोसिएटिव होता, ध्यान सुनो, अगर आप ये एसोसिएटिव मानते, इधर समझो, इधर देखो, एसोसिएटिव का मतलब कब हो सकता है, एसोसिएटिव का मतलब पहले लिगेंड जुड़े। समझने की कोशिश करो दोनों में, देखो ये एसोसिएटिव क्यों नहीं है। अगर मान लो ये एसोसिएटिव कब होता, देखो अगर ये एसोसिएटिव होता तो समझो इधर, यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यहां पॉजिटिव चार्ज कम है, तो जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा इसका मतलब वहां लिगेंड जल्दी आएगा, जहां पॉजिटिव चार्ज कम वहां लिगेंड देर से आएगा। तो यहाँ पे रेट क्या होनी चाहिए थी, फास्ट, यहाँ पे रेट क्या होनी चाहिए थी, स्लो। लेकिन हो तो उल्टा रहा है ना, रेट यहां पर फास्ट है और यहां पर क्या है, स्लो है।
इसका मतलब एसोसिएटिव तो है ही नहीं ये क्या है, डिसोसिएटिव है। एसोसिएटिव ये तभी हो सकता था अब अगर एक सिस्टम पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक सिस्टम पे कम पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो एसोसिएटिव कब होता भाई, कोई भी लिगेंड कब जुड़ेगा, उससे जुड़ेगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, राइट। तो अगर ये मैकेनिज्म एसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करती तो वाटर को पहले यहां जुड़ना चाहिए था, यहाँ रेट फास्ट होनी चाहिए थी, वाटर को यहाँ देर से जुड़ना चाहिए था, यहाँ रेट स्लो होनी चाहिए थी, लेकिन ऑब्जर्वेशन तो उल्टा है, ये तो है ही नहीं। ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पे रेट फास्ट है, यहाँ पे रेट क्या है, स्लो। इसका मतलब एसोसिएटिव तो है ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ये क्या है, डिसोसिएटिव है, राइट। और खुद से सोचो डिसोसिएटिव में क्या होता है, डिसोसिएटिव वो पाथवे होता है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होती है रेट डिटरमाइनिंग। तो जैसे जैसे आप बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे रेट क्या होता जा रहा है, स्लो। इसका मतलब बॉन्ड जल्दी से नहीं टूट रहा होगा, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, स्लो हो रही है। समझ गए ना। तो एसोसिएटिव नहीं हो सकता है, एसोसिएटिव अगर होता तो यहाँ फास्ट यहाँ स्लो होना चाहिए था, ये तो उल्टा हो रहा है, यहाँ क्या है फास्ट, यहाँ क्या हो रहा है स्लो। इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है, क्या है, डिसोसिएटिव है ये। समझ गए, बोलो समझ में आई बात। ये मैं बोल बिल्कुल आराम से चल रहा हूं, आपको एटलीस्ट पता तो चलना चाहिए कौन सा पाथवे कौन सा नहीं। बाकी लोग बोलो, ये बात क्लियर हुई, पक्का सबको क्लियर है ना ये। चलो आगे चलते हैं। तो इस वाले पहले टॉपिक से दो चीजें क्लियर हुई आपको। पहला ये कि एसिड हाइड्रोलिसिस में जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, स्लो, राइट। और दूसरा जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो रही है, इसका मतलब मैकेनिज्म कौन सी है, डिसोसिएटिव है ना कि एसोसिएटिव है। क्लियर। चलो आगे चलते हैं, आराम से समझना, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लें या आगे चलें, दूसरा एग्जाम, आप दूसरा इफेक्ट देखते हैं, ठीक है, उम्मीद है आप समझ जाओगे। देखो दूसरा फैक्टर लेते हैं। तो एक फैक्टर हमने देख लिया, चार्ज इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ चार्ज, ठीक। दूसरा फैक्टर देखते हैं, इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। आप लिखना मत प्लीज, समझने की कोशिश करो, ठीक है, ये बहुत इजी है। इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, लिखो मत, समझो पहले। देखो मैं दो लिगेंड बना रहा हूं, एक लिगेंड में बना रहा हूं यहां पर NH2 ये क्या है, इथाइलिन डाइअमीन, और एक लिगेंड में यहां पे बना रहा हूं NH2 इसको बोलते हैं मिथाइलिन डाइअमीन, क्या बोलते हैं, प्रोपाइलिन डाइअमीन, राइट। इसको बोलते हैं PN, PN मतलब प्रोपाइलिन डाइअमीन। लिगेंड में आपने पढ़ा होगा ये। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये बताओ कि अगर मान लो ये मैं किसी मेटल से लगा दूं और ये मैं किसी मेटल से लगा दूं तो कहां ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन दिखेगा आपको, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा कौन क्रिएट करेगा। अगर ये किसी मेटल से लगा दूं कॉम्प्लेक्स में और ये लगा दूं, कौन ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, ये क्रिएट करेगा ना। यहां मैं लिख सकता हूं मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, और ये क्रिएट करेगा लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। चलो इतनी बात समझ में आई कि ये वाला जो EN है वो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, जो हमारे पास PN है वो मोर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, ठीक, ये बात क्लियर। अब चलो आगे देखते हैं। इसी में मैं कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं दो, देखो इधर मैं लेता हूं CO, ध्यान देखो EN लिया है मैंने दो, Cl2 प्लस, और मैंने लिया CO, PN लिया है ट्वाइस Cl2 प्लस। यहां पे वाटर ऐड कर रहा हूं, मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस इसकी भी करा रहा हूं और इसकी भी करा रहा हूं। ये A है, ये B है, ठीक है। तो Cl को हटा देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। तो यहां से Cl को हटा दीजिए, तो क्या बनेगा, CO EN ट्वाइस Cl H2O 2 प्लस प्लस Cl माइनस। यहां भी बन जाएगा CO PN ट्वाइस Cl H2O 2 प्लस प्लस Cl माइनस।
तो एक जगह पे हमने लिगेंड लगाया है जो ज्यादा स्टेरिक हिंडेंस क्रिएट कर रहा है, और एक जगह हमने वो लिगेंड लगाया है जो कम स्टेरिक हिंडेंस क्रिएट कर रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में सेम है, देखो ध्यान से, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखी है मैंने, और चार्ज भी हमने सेम रखा है। चार्ज हमने वेरी नहीं किया, क्योंकि चार्ज वाला वेरी करेंगे तो अलग हो जाएगा। तो चार्ज को हमने फिक्स रखा, ऑक्सीडेशन स्टेट को फिक्स रखा, मेटल को फिक्स रखा। बस हमने एक जगह लिगेंड लगाया है, कौन सा, जो ज्यादा स्टेरिक हिंडेंस क्रिएट कर रहा है, और एक लगाया है जो कम स्टेरिक हिंडेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक, रेट कंपेयर किया गया इसका और इसका, ठीक है। तो देखा ये गया कि जो K2 आता है ना, वो K1 से क्या आता है, ज्यादा। मतलब वो कॉम्प्लेक्स जल्दी रिएक्शन करता है जिसमें स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा है, कंपैरिजन टू उस कॉम्प्लेक्स के जिसमें स्टेरिक हिंडेंस कम है, राइट। मतलब यहां स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा है, इसका रेट क्या है, फास्ट, इसका रेट क्या है, स्लो। अब मुझे बताओ, जो, अब ध्यान सुनना मेरी बात, एसोसिएटिव पाथवे में कोई भी लिगेंड पहले आके जुड़ता है, ठीक। तो ये बताओ कि जब इस जैसे जैसे स्टेरिक हिंडेंस बढ़ता है, वैसे वैसे जो SN2 टाइप रेट होती है वो बढ़ती है घटती है। आप पढ़े होंगे ना SN2 रिएक्शन, SN2 टाइप ही तो है। अगर कोई भी सिस्टम SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन कर रहा है, तो जैसे जैसे आप स्टेरिक हिंडेंस बढ़ाते हो, रेट बढ़ती है कि रेट घटती है, बोलो, सब लोग बोलो ना। अगर कोई रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, तो स्टेरिक हिंडेंस बढ़ाने पर रेट बढ़ता है कि घटता है, डिक्रीज करता है ना। अब ध्यान सुनो, यहां स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा है, यहां रेट ज्यादा है, यहां स्टेरिक हिंडेंस कम है, यहां रेट कम है। तो आप बताओ, क्या ये जो मैकेनिज्म है, ये एसोसिएटिव के थ्रू जा रहा होगा क्या? क्या ये एसोसिएटिव पाथवे को फॉलो कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एसोसिएटिव को फॉलो करता तो इसकी रेट ज्यादा होनी चाहिए थी, इसकी रेट कम होनी चाहिए थी, क्योंकि एसोसिएटिव के अकॉर्डिंग यहां पर स्टेरिक हिंडेंस कम है, इसके यहां रेट क्या होना चाहिए था, फास्ट। यहां पर स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा है, इसलिए यहां रेट क्या होना चाहिए था, स्लो। लेकिन ऑब्जर्वेशन तो उल्टा है, इसकी रेट ज्यादा है, इसकी रेट क्या है, कम। इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं हो सकता, तो ये क्या है फिर, डिसोसिएटिव। समझ गए? कैसे समझोगे इसे? देखो, तो देखो, मैंने दो एग्जांपल से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जो एसिड हाइड्रोलिसिस है वो डिसोसिएटिव को फॉलो करता है, एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करता। क्लियर है बात ये? इसका मतलब एक चीज मैं और यहां पे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, कैसे स्टेरिक हिंडेंस जो है रेट को बढ़ा रहा है। ध्यान से देखो इधर, जैसे ये था ना हमारे पास, यहाँ पे मान लो Cl लगा देता हूं मैं, ठीक, और यहां पर हमारा लगा था मिथाइल, पास में एक बनाता हूं मैं पहले, Pn पूरा, N, यहाँ पे मिथाइल लगा था, ठीक है, और दूसरा मैं बनाता हूं En वाला, N, यहाँ पे तो मिथाइल लगा नहीं है। देखो, ये एक हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स था, एक हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स था, यही था ना। अब ये जो हमारे पास मिथाइल, इसको देखो जरा ध्यान से, यहाँ मिथाइल होगा, इसके पास यहाँ मिथाइल होगा, ये मिथाइल Cl को क्या करेगा, रिपेल, ये मिथाइल भी Cl को क्या करेगा, रिपेल, रिपल्सन करेगा ना। क्या इस Cl को रिपेल करने वाला मिथाइल है? नहीं है, राइट। तो अगर रिपल्सन ये करेगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये वाला, ये बॉन्ड हो जाएगा वीक, वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा तो इजी ब्रेक हो जाएगा, इजी ब्रेक हो जाएगा तो रेट क्या हो जाएगी, फास्ट। इसका मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग ही तो इंपॉर्टेंट है, और बॉन्ड ब्रेकिंग कहां इंपॉर्टेंट होती है, जब डिसोसिएटिव पाथवे होता है। यहां पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां क्या है, लेस रिपल्सन, यहां उतना रिपल्सन नहीं है, तो यहां रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो आप समझो कि अगर मैकेनिज्म डिसोसिएटिव के थ्रू जाएगी, तो जैसे जैसे आप स्टेरिक हिंडेंस बढ़ाओगे, वो क्या करेगा, लिगैंड को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो जो लीविंग ग्रुप है उसका बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो जल्दी से टूट जाएगा। वो जल्दी से अगर टूट जाएगा, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो दो एग्जांपल्स मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जो एसिड हाइड्रोलिसिस है मेनली किसको फॉलो करती है, वो डिसोसिएटिव पाथवे को। इसका मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस में आपको किसको ध्यान देना है, मेटल लिगैंड बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, ठीक है।
अगर ये स्ट्रांग हुआ, मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस अगर स्ट्रांग हुआ तो रेट क्या होगा? स्लो, एसिड हाइड्रोलिसिस में। अगर ये वीक हुआ तो रेट क्या होगा? फास्ट। तो अब आप कंपेयर करना सीख जाओगे कि एसिड हाइड्रोलिसिस अगर है तो कैसे आप बताओगे कहां रेट ज्यादा होगा, कहां रेट कम होगा। ठीक है, तो दोनों एग्जांपल से हमने क्या समझा? दोनों एग्जांपल से हमने समझा कि जो एसिड हाइड्रोलिसिस है वो एसोसिएटिव को फॉलो, अगर एसोसिएटिव को फॉलो करता तो जहां स्टेरिक कंडेंस है उसका रेट स्लो होना चाहिए था, जहां स्टेरिक कंडेंस नहीं है उसका रेट फास्ट होना चाहिए था, लेकिन ये रेट उल्टा आ रहा है, इसका रेट फास्ट है, इसका रेट स्लो है, इसका मतलब एसोसिएटिव तो हो ही नहीं सकता ये, फिर क्या है ये? डिसोसिएटिव है। और कैसे समझाया हमने डिसोसिएटिव? कि जहां स्टेरिक कंडेंस ज्यादा होगा वो इसको रिपेल करेगा तो बॉन्ड हो जाएगा कमजोर, बॉन्ड ये कमजोर हो गया जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेकिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहां होती है? डिसोसिएटिव में। इसका मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे रेट डिपेंड कर रही है, राइट? तो यहाँ जल्दी ब्रेक हो जाएगा तो रेट क्या हो जाएगा? फास्ट। यहाँ जल्दी ब्रेक नहीं होगा क्योंकि यहाँ रिपेल करने वाला नहीं है तो रेट क्या रहेगा? स्लो। तो ये डिसोसिएटिव से समझाया जा सकता है, एसोसिएटिव से समझाया नहीं जा सकता। इसका मतलब जो एसिड हाइड्रोलिसिस है किसको फॉलो कर रही है? वो डिसोसिएटिव पाथवे को। समझ में आई बात ये? तो दोनों एग्जांपल्स ये चीज क्लियर है। तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि जब आप एसिड हाइड्रोलिसिस में रेट की बात करोगे तो क्या करना है आपको? ध्यान से सुनो, आपको किस पे ध्यान देना है? मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। ये बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो रेट क्या हो जाएगा? स्लो, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्गर हुआ तो जल्दी टूटेगा नहीं, और बॉन्ड ब्रेकिंग ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो अगर जो बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप है उसमें बॉन्ड टूट ही नहीं रहा तो रेट क्या हो जाएगी? स्लो। अगर वीक बॉन्ड हुआ तो फिर जो बॉन्ड ब्रेकिंग वाली स्टेप है क्या हो जाएगी? वो फास्ट हो जाएगी, तो आपका इंटरमीडिएट जल्दी बनेगा तो रेट क्या हो जाएगी? आपकी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब एसिड हाइड्रोलिसिस में कंपेयर करना तो इसकी बात करना आप। क्लियर है बात? बोलो, ये बात समझ में आ रही है? चलो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है? ध्यान सुनना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सॉल्व करके बताओ। देखो, एक हमारे पास है कॉम्प्लेक्स CO EN 2 Cl2 प्लस, और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है CO TN ट्वाइस Cl2 प्लस। दोनों की एसिड हाइड्रोलिसिस कराओ, इसकी भी कराओ H2O से रिएक्शन, यहाँ मान लो रेट कांस्टेंट K1 है, इसकी भी कराते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस, यहाँ रेट कांस्टेंट K2 है। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट बना देना, मतलब इसको हटा देना, यहाँ प्रोडक्ट बना देना। मुझे बताओ कि K1 K2 में क्या रिलेशन है? K1 इज ग्रेटर देन K2 है, K2 इज ग्रेटर देन K1 है, K1 इक्वल टू K2 है, या फोर्थ ये बताया नहीं जा सकता, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। एसिड हाइड्रोलिसिस करा रहे दोनों की, बताओ किसमें रेट ज्यादा होगा, किसमें रेट कम होगा? डिसोसिएटिव पाथवे है। देखो, पहला फैक्टर चार्ज, देखो चार्ज दोनों पे क्या है? सेम, तो चार्ज फैक्टर नहीं लगेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सेम, ये भी हो गया सेम। मेटल हमारा क्या हो गया? सेम। अब बचा क्या हमारे पास? यही तो अलग है, एक जगह TN लगा हुआ है, एक जगह EN लगा हुआ है। इसका मतलब लिगैंड कुछ रोल प्ले कर रहा होगा। अब बताओ लिगैंड का क्या रोल है यहाँ पे? एक बार TN को ड्रा करो, एक बार EN को ड्रा करो। देखो सीखो, पहले कभी भी किसी क्वेश्चन को देखने से पहले ना थोड़ा ओपन किया करो स्ट्रक्चर को। देखो, अगर ध्यान सुनो, पहले में क्या है? EN मतलब, देखो इधर EN है ये, राइट? ऐसे यहां मान लेते हैं Cl, ठीक है? मैं यहाँ पे सिस्टांस कुछ नहीं लिख रहा हूं अभी, सिंपल में लिख रहा हूं ऐसे। ये हमारे पास क्या है? EN वाला कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं EN। कितने मेंबर रिंग है जरा देखो EN में? 1 2 3 4 5। ये 5 मेंबर रिंग है, ये भी 5 मेंबर रिंग है। TN देखो, TN क्या होता है? ट्राई मिथाइलिन डाइअमीन। CO ट्राई मिथाइल डाइअमीन क्या होता है? ऐसे, ये एक मिथाइलिन, दो मिथाइलिन, तीन मिथाइलिन, ट्राई मिथाइलिन डाइमीन हो गया। N
ये है हमारा Tn, और Tn कितने मेंबर रिंग बना रहा है? 6 मेंबर्ड। आपको मैंने चिलेट इफेक्ट में कुछ पढ़ाया था, माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट में, याद है? कौन सी रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड? कौन सी रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड? दोनों में सब कुछ सेम है, चार्ज सेम है, मेटल सेम है, रिंग का ही तो फर्क है। नाइट्रोजन डोनर दोनों में सेम है, ठीक है। ज्यादा स्टेबल कौन है? ये ज्यादा स्टेबल है ना। ज्यादा स्टेबल क्यों होती है? क्योंकि ये लेस स्ट्रेन क्रिएट करती है, लेस स्ट्रेन क्रिएट करती है, इसलिए क्या होती है 5 मेंबर्ड मोर स्टेबल। मैंने आपको पढ़ाया था ये चिलेट इफेक्ट में। जो 6 मेंबर्ड रिंग है ये क्यों ये स्टेबल नहीं होती है? क्योंकि यहां पर क्या होता है, मोर स्ट्रेन, इसलिए क्या है, लेस स्टेबल। तो अब बताओ जल्दी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला Cl टूटेगा कि ये वाला Cl टूटेगा? कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा? ए में ब्रेक होगा या बी में ब्रेक होगा? कहां जल्दी ब्रेक होगा? जो ज्यादा स्ट्रेन कौन क्रिएट कर रहा है? ये कर रहा है ना, ये तो स्ट्रेन क्रिएट नहीं कर रहा है। तो किस पे असर पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, किस पे पड़ेगा? कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा? ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, जल्दी टूटेगा, है ना, इजी ब्रेकिंग। जहां स्ट्रेन ज्यादा है, जहां स्टैटिक हिंड्रेंस ज्यादा है, उसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो यहां रेट क्या हो जाएगी, फास्ट, और यहां रेट क्या हो जाएगी, स्लो। समझ में आया? इस तरह कंपेयर करके देख लेना आप, ठीक है। 6 वाले में जल्दी टूटेगा इसलिए रेट फास्ट हो जाएगी। जहां बॉन्ड जल्दी टूटे वहां रेट फास्ट, जहां देर से टूटे वहां रेट स्लो, ठीक है। तो जब भी आप एसिड हाइड्रोलिसिस की बात करोगे तो आपको ये देखना है कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो कहां कमजोर हो रही है। तो हमने 2 फैक्टर पढ़े, जब चार्ज कम होगा तो बॉन्ड कमजोर होगा तो रेट ज्यादा होगा, जब स्टेरिक कंडेंस होगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड कमजोर होगा तो रेट ज्यादा होगा, राइट। इसका मतलब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे एसिड हाइड्रोलिसिस की रेट घटेगी, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी वैसे वैसे एसिड हाइड्रोलिसिस की रेट बढ़ेगी, जैसे जैसे स्टेरिक कंडेंस कम होगा एसिड हाइड्रोलिसिस की रेट जो है बढ़ेगी, ठीक है। ये तो पढ़ रहे हैं हम लोग। मैं 2 लिगेंड लिखता हूं, देखो इधर, आप मुझे बताना कि कहां पे रेट ज्यादा होगा। देखो एक लिगेंड में लिखता हूं इधर, ये से देखो, एक लिगेंड हमारे पास ये है, एक ये लिगेंड है, ठीक है। यहां पे मैं CO लिख देता हूं, इधर नाइट्रोजन दोनों, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इधर मैं लगा देता हूं Cl, इधर लगा देता हूं मैं Cl, ठीक। यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, ये प्लस है। दूसरा यहां पे मैं लिखता हूं सेम वही लिगेंड, बस इसमें थोड़ा चेंज करता हूं मैं, NN, ठीक। यहाँ H, यहाँ H, इसमें यहाँ CO, यहाँ Cl, यहाँ Cl। फर्क क्या है देखो, इधर मैं 2 मिथाइल लगा रहा हूं, इधर 1 मिथाइल लगा रहा हूं, इधर मैं 2 मिथाइल लगा रहा हूं, इधर 1 मिथाइल लगा रहा हूं, 2 कॉम्प्लेक्स हमारे पास है। जरा इन दोनों को देख को बताओ कि जब एसिड हाइड्रोलिसिस कराओगे सिंपल वाटर से रिएक्शन, तो यहां मान लेते हैं रेट K1 है, यहां रेट K2 है, रेट कहां फास्ट होगा, K1 ज्यादा होगा K2, गलत मत करना, कहां रेट फास्ट होगा, ये साइक्लेम बोलते हैं इसको, लिगेंड क्या बोलते हैं, साइक्लेम। ये उसी का मॉडिफाइड फॉर्म, इसको बोलते हैं टेट बी करके, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, बाकी तो बहुत बड़ा नाम इसका। रेट कहां फास्ट होगा बताओ, सिंपल सी बात है, यहाँ, क्योंकि यहाँ रिपल्सन ज्यादा करेंगे ये लोग, है ना, जहां रिपल्सन ज्यादा वहां रेट ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा फास्ट, इसके कंपैरिजन में ये क्या रहेगा, स्लो। तो एक चीज तो समझ गए होगे कि जैसे जैसे स्टेरिक कंडेंस आप बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट ऑफ जो एसिड हाइड्रोलिसिस है वो बढ़ेगा, क्योंकि एसिड हाइड्रोलिसिस किसको फॉलो कर रहा है,
डिसोसिएटिव पाथवे को। जैसे जैसे आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे रेट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस घटेगा, या जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे कॉम्प्लेक्स पे रेट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस घटेगा, क्योंकि इसको फॉलो करता है वो डिसोसिएटिव पाथवे को। ठीक है, हेलो जी, ये बात समझ में आ रही है? तो इससे दो चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। पहला चीज ये क्लियर होना चाहिए कि रेट कैसे बता रहे हो, और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो एसिड हाइड्रोलिसिस की रेट है वो कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, एक मिनट। समझ गए? अब देखो, एक चीज तो हमको यहां से क्लियर हो रही है कि हमारी जो एसिड हाइड्रोलिसिस है वो जो है किसको फॉलो करिए, डिसोसिएटिव को। इतनी बात समझ में आई? तो अगर कोई मैकेनिज्म डिसोसिएटिव पाथवे को फॉलो कर रही है तो रेट के लिए हमें क्या क्या पता करना चाहिए? पहला, ध्यान सुनो, अगर हमारी मैकेनिज्म डिसोसिएटिव पाथवे को फॉलो कर रही है तो रेट कैसे बदलेगा? तो क्या देखना है आपको उसमें? मेटल लिगैंड बॉन्ड स्ट्रेंथ देखनी है। जितनी ज्यादा मेटल लिगैंड बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी रेट उतना क्या होगा? स्लो। जितनी कम मेटल लिगैंड बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी रेट उतना क्या होगा? फास्ट। समझ गए? ठीक है, और दोनों चीजों से हमने यही सीखा है। ठीक, एक चीज और आपको ध्यान देना, सुनो, आप थोड़ा देर समझने की कोशिश करो। देखो, मैं एक चीज समझाता हूं पहले आपको। ये समझना इसलिए जरूरी है कि आगे कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। इफ एनी, ध्यान सुनो, इफ एनी रिएक्शन, समझने के लिए है, ठीक है, अंडरगो या फॉलो, अंडरगो या फॉलो, सॉरी, अंडरगो डिसोसिएटिव पाथवे, देन क्या क्या ध्यान देना है आपको, कैसे रेट प्रेडिक्ट करोगे? देखो, जितना ज्यादा मेटल लिगैंड बॉन्ड स्ट्रांग होगा, स्ट्रॉन्गर द मेटल लिगैंड बॉन्ड, स्लोअर द रेट। वीक अगर मेटल लिगैंड बॉन्ड होगा तो फास्टर द रेट। तो एक तो फैक्टर ये देखना आपको। ठीक है, अब मैंने दो फैक्टर यहां पे पढ़े, हमने पढ़े कि दो तरह से ये हो सकता है। एक हमने क्या पढ़ा इसमें? चार्ज इफेक्ट, आगे भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है, और एक हमने इसमें पढ़ा चार्ज इफेक्ट, दूसरा हमने क्या पढ़ा? हिस्टेरिक हिंडेंस। एक चीज और देखो, जब आप डिसोसिएटिव पाथवे लिखते हो तो ML5, ध्यान सुनना, तो आपका एक वो बनता है इंटरमीडिएट, एक्स के निकलने से क्या बनता है? ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5, और यहाँ पे y जोड़ देते क्या बन जाएगा? ML5YN+। ये बताओ कि अगर अगर किसी रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाए, अगर ये स्टेबल हो जाए, ध्यान सुनो, अगर किसी रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाए, 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाए, तो रेट बढ़ेगा या घटेगा? अगर मैकेनिज्म इसके थ्रू जा रहा है तो बोलो, डिसोसिएटिव पाथवे के थ्रू जा रहा है तो आपको मेटल लिगैंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ध्यान रखनी है। अगर आपका ये इंटरमीडिएट 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट स्टेबल हो तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी या कम होगी? जैसे जब आप पढ़ते हो ना SN1 मैकेनिज्म, सुनो ध्यान से, पहले सुन लो। SN1 पढ़ते हो ना आप, SN1 में बोलते हो कि आप कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होता है SN1 उतना क्या होता है? फेवरेबल। ध्यान सुनो, कार्बोकेटायन आप पढ़ते हो ना, SN1 टाइप रिएक्शन है, जो SN1 रिएक्शन होती है क्या होता है? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। अगर मैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता जाऊं तो रेट बढ़ेगा कि घटेगा? अरे बेसिक रिएक्शन पे जाओ आप। SN1 रिएक्शन पढ़े हो ना, SN1 में कार्बोकेटायन बनता है। अगर मैं कार्बोकेटायन को स्टेबल करता जाऊं, उस इंटरमीडिएट को स्टेबल करता जाऊं, तो SN1 की रेट बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी ना। तो यहां इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला। अगर मैं इसको स्टेबल करता जाऊं या किसी रिएक्शन में स्टेबल होता जाएगा तो डिसोसिएटिव की रेट बढ़ेगी घटेगी? अगर इंटरमीडिएट ही आपका, तो रेट क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? भाई डिसोसिएटिव में 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट बनता है। अगर ये इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो रेट क्या होगा? ज्यादा। अगर ये इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होगा तो रेट क्या होगा? कम।
सही बात है कि नहीं? तो दो चीजें आपको ध्यान देनी है, एक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, दूसरा देखना है स्टेबिलिटी ऑफ 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट, 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट। समझ गए? तो अगर 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट जहां स्टेबल ज्यादा होगा वहां रेट ज्यादा होगा, जहां वो स्टेबल कम होगा वहां रेट कम होगा। समझ गए ना? तो सिर्फ बॉन्ड स्ट्रेंथ ही नहीं देखना है आपको, आपको ये भी देखना है कि जो 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट है वो स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो ज्यादा स्टेबल तो ज्यादा फास्ट रेट, अगर वो कम स्टेबल तो कम फास्ट रेट। समझ गए? भूल जाओ तो SN1 से कंपेयर कर लेना कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है रेट उतना ज्यादा होता है। हाँ, किसी भी रिएक्शन के लिए है, किसी भी रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो जितना स्टेबल होगा इसका मतलब रिएक्शन उस पाथवे को फॉलो करेगा, है ना? भाई अगर मान लो कि हमें अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है, दो रास्ते हैं, राइट? जैसे यहाँ पर दो पाथवे हैं, डिसोसिएटिव है, एसोसिएटिव है। अब जो पाथवे के थ्रू हमको ज्यादा आराम मिलेगा, जो पाथवे के थ्रू हमारे जहां में ज्यादा फेवरेबल चीज मिलेगी उसी को तो फॉलो करेंगे ना हम, या उधर की तरफ हमारी रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेम यहाँ भी है, ये स्टेबल होगा तो रेट फास्ट हो जाएगी। तो इसकी स्टेबिलिटी पे भी ध्यान देना है आपको, ठीक है? चलो, तो ये दो चीजें ध्यान रखना, एक तो ये और एक ये। अभी आगे फैक्टर आएगा, आप सीख जाओगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा था कि किसी भी रिएक्शन में, सिर्फ यही की बात नहीं, किसी भी रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन जिस भी पाथवे को फॉलो कर रही है, अगर उस पाथवे में जो भी चीजें जनरेट हो रही है, इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है, अगर वो इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो उस पाथवे को फॉलो करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब रेट उस पाथवे के थ्रू ज्यादा हो जाएगा। ठीक, चलो अब देखते हैं हम लोग तीसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर देखते हैं, इफेक्ट ऑफ, कैसे लिखते हैं इसको, लिखते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, या दूसरी भाषा में इसको समझें तो इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में सिस इफेक्ट एंड ट्रांस इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो भी पढ़ने जा रहे हो। ये तीसरा फैक्टर है, किसमें, जब आप एसिड हाइड्रोलिसिस की बात करते हो तो क्या लिखा हमने, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, राइट, ऑफ नॉन लीविंग ग्रुप, नॉन लीविंग ग्रुप या नॉन लीविंग लिगेंड। नॉन लिविंग लिगेंड का मतलब वो लिगेंड जो रिएक्शन से नहीं हटता है, जो प्रोडक्ट के साथ, जो रिएक्टेंट के साथ लगा रहता है, जो हटता नहीं है। जैसे हमने EN लिया था ना, EN नहीं हटा था ना, Cl ही हटा था, तो जो EN हो गया क्या हो गया, नॉन लिविंग ग्रुप। या ऐसे ग्रुप को या लिगेंड को क्या बोलते हैं, या इन्हीं को बोलते हैं इनर्ट लिगेंड। तो चाहे इनर्ट लिगेंड बोला जाए या फिर बोला जाए नॉन लिविंग ग्रुप, ठीक है? तो जो नॉन लिविंग ग्रुप है वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस में, वो हम देखते हैं। अब हमारे पास जो नॉन लिविंग ग्रुप होगा वो तीन कैटेगरी का हो सकता है। एक हो सकता है पाई डोनर, एक हो सकता है पाई एक्सेप्टर, एक हो सकता है ना तो सिग्मा डोनर, ना तो पाई एक्सेप्टर, ना तो पाई डोनर। तीन हो सकता है ना भाई। जो इनर्ट लिगैंड लगा होगा वो क्या क्या हो सकता है, वो पाई डोनर हो सकता है, वो पाई एक्सेप्टर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, वो सिर्फ सिग्मा डोनर हो जाए। यही तीन तो पॉसिबल है ना, सिग्मा डोनर, पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर, यही तो लिख सकते हो ना आप। तो एक एक करके समझते हैं कि जब हमारा इनर्ट लिगैंड क्या होगा, पाई डोनर होगा तो क्या होगा, जब हमारा इनर्ट लिगैंड पाई एक्सेप्टर होगा तो क्या होगा, जब इनर्ट लिगैंड हमारा ना तो पाई डोनर होगा ना तो सिग्मा डोनर होगा तो क्या होगा। तो हमें रेट भी पता करनी है, इंटरमीडिएट भी पता करना है, और हमें यह भी देखना है कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। पहला ए इसी में, व्हेन इनर्ट लिगैंड इज पाई डोनर, हम ही मान के चलते हैं जो इनर्ट लिगैंड है क्या है, वो पाई डोनर है। समझ गए? तो हम ऐसा एग्जांपल लेंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेंगे जहां पर इनर्ट लिगैंड क्या होगा, पाई डोनर होगा। चलो देखो इधर, अच्छा पाई डोनर लिगैंड जानते हो ना, पाई डोनर लिगैंड किसको बोलते हैं? पाई डोनर लिगैंड वो होता है जिसके पास एटलीस्ट क्या हो, 2 लोन पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। समझ गए? तो बेसिकली लोन पेयर पे ध्यान देना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि फ्लोराइड ये पाई डोनर है कि नहीं, बिल्कुल उसके पास क्या है, एक से ज्यादा लोन पेयर है, इसका मतलब है Cl माइनस, ये भी है ना,
मैं आपसे बोलूं अमोनिया, बताओ अमोनिया पाई डोनर है क्या? दो लोन पेयर क्यों चाहिए? क्योंकि एक तो सिग्मा में इन्वॉल्व हो जाएगा ना। तो भाई कोई भी लिगेंड जब मेटल से जुड़ता है तो एक तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देके तब बनाएगा ना जब उसके पास दो लोन पेयर होगा, तो इसके पास दो लोन पेयर कम से कम चाहिए। तो ऐसा कोई भी लिगेंड जिसमें डोनर एटम के पास कम से कम दो लोन पेयर हो या दो इलेक्ट्रॉन पेयर हो, वो क्या होगा? पाई डोनर। ये बताओ ये पाई डोनर है क्या? अमोनिया, अमोनिया पाई डोनर है क्या? OH माइनस, इथाइलिन डाइमीन, इनमें बताओ पाई डोनर कौन कौन है? ये हो गया, ये हो गया, ये पाई डोनर है क्या? इसके पास एक ही लोन पेयर तो है, कम से कम कितने चाहिए? दो। ये पाई डोनर नहीं है। OH माइनस में बिल्कुल ये है। EN ये भी नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो EN में इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर, तो हर एक डोनर एटम पे सिर्फ एक एक लोन पेयर है, दो नहीं है। तो इथाइलिन को भी मत मान लेना, इथाइलिन जो इथाइलिन डाइमीन वो भी क्या है? ये भी सिग्मा डोनर है, पाई डोनर नहीं है ये। ठीक है, समझ गए ना? क्लियर है बात? ठीक है, चलो समझते हैं ये पाई डोनर होगा तो क्या होगा। देखो आगे, तो अब देखो, आप किसी भी रिएक्शन में रेट तभी बता पाओगे जब आपको ये पता हो कि पाई डोनर है कि नहीं। ठीक है, देखो तो पाई डोनर का रेट पे क्या फर्क पड़ता है वो हम देख रहे हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पर CO ऐसे लेते हैं एग्जांपल, सिस लिखता हूं मैं, सिस CO EN ट्वाइस OH Cl प्लस। तो हमने यहां पर एक इनेट लिगेंड लिया है पाई डोनर। दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं सिस CO, सब कुछ सेम रखेंगे, यहां लेते हैं हम NH3, यहां पर Cl, यहां पर प्लस। ये जो है पाई डोनर नहीं है, वो नॉन पाई डोनर। कंपेयर करते हैं रेट का दोनों में, ठीक है। इसकी भी एसिड हाइड्रोलाइसिस कराते हैं H2O, यहां भी कराते हैं H2O। ये बन जाएगा सिस CO EN ट्वाइस OH वाटर 2 प्लस प्लस Cl माइनस। यहां बन जाएगा सिस CO EN ट्वाइस OH सॉरी NH3 वाटर 3 प्लस, यहाँ 2 प्लस कर देना, Cl माइनस। EN पाई डोनर कैसे होगा? डोनर एटम के पास दो लोन पेयर चाहिए ना, ठीक है। अब देखो, यहां हमने पाई डोनर लिया है, यहां हमने नॉन पाई डोनर लिया है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं यहां रेट K1 है, यहां रेट K2, तो देखा क्या जाता है K1 इज ग्रेटर देन K2, मतलब जहां पर पाई डोनर है, जहां पर नॉन पाई डोनर है, पाई डोनर वाले के केस में रेट ज्यादा आता है, नॉन पाई डोनर में रेट क्या आता है? कम आता है। मतलब अगर आप एसिड हाइड्रोलिसिस करा रहे हो और आपके पास दो कॉम्प्लेक्स हैं, एक में पाई डोनर है, एक में पाई डोनर नहीं है, राइट। जैसे हमने अमोनिया, ना तो ये पाई डोनर है ना तो पाई एक्सेप्टर है, ना तो पाई डोनर है ना तो पाई एक्सेप्टर है, तो जिसमें पाई डोनर होगा उसमें रेट क्या आता है? फास्ट। समझ गए? कैसे आता है वो मैं समझाता हूं आपको, और क्यों आता है वो भी मैं आपको समझाता हूं, ठीक, उसकी चिंता मत करो आप, ठीक है। इसको समझते हैं कि यहाँ रेट ज्यादा क्यों है, यहाँ रेट कम क्यों है, ठीक है। दोनों को समझते हैं एक करके। देखो इधर, फॉलो किसको करेगा? डिसोसिएटिव पाथवे को, ये तो हम देख चुके हैं ना। तो ऐसे लाइन खींच लेते हैं, एक तरफ ये वाला बना लेंगे, एक तरफ दूसरा। तो देखो एक तरफ हमारे पास क्या है, ध्यान सुनो, CO EN ट्वाइस, लिखो मत, पहले देख लो आप एक बार, सॉरी यहाँ पर OH लिया था ना,
OH Cl प्लस, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, यहां से Cl निकलेगा क्योंकि रिएक्शन किसको फॉलो कर रही है, रिएक्शन फॉलो कर रही है डिसोसिएटिव पाथवे को। तो ये हमारे पास सिस है, सिस कॉम्प्लेक्स। एक मिनट पहले पूरा ठीक से समझो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो हम देखो पहले वाले को पहले समझते हैं। पहले वाले कॉम्प्लेक्स हमारे पास है सिस COEN, बिल्कुल पेशेंस रखो, बस आराम से देखो, ये सब समझ में आएगा अभी ठीक से। प्लस इसको मैं ड्रॉ करता हूं, देखो इधर ये है COEN, सिस बनाना ना मैं N CONN, ये EN हो गया, यहां पर ले लेते हैं हम लोग Cl, यहां पे लेते हैं OH। अब पहली स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले यहां से क्या निकलेगा, Cl माइनस, ये तो होता है ना, पहली स्टेप में क्या निकलेगा, Cn माइनस। तो Cl माइनस यहां से निकालते हैं तो क्या बनेगा, CON N N N, यहां पे क्या हो जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल, यहां पे क्या बचेगा, OH, यही बनेगा ना। देखो भाई, जब इसको यहां से निकाल दोगे तो यहां जो ऑर्बिटल इससे बॉन्डिंग करी थी वो खाली हो गई, और यहाँ पे बच में क्या बचेगा, OH। ये जो बचा है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इंटरमीडिएट का 5। तो यहाँ सबस्ट्रेट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 6। जरा ध्यान से समझो, ये वैकेंट ऑर्बिटल है और इस वाले इसके पास क्या है, एडिशनल लोन पेयर, क्योंकि पाई डोनर है ना, तो ये अपना लोन पेयर इससे इंटरेक्ट करा देगा। अगर इंटरेक्ट कराएगा तो इसका मतलब इनके बीच में क्या हो जाएगी, इंटरेक्शन। अगर इंटरेक्शन हो गया तो ये जो इंटरमीडिएट है क्या हो जाएगा, ये स्टेबल। क्यों स्टेबल हुआ, क्योंकि जो बगल में इसके लगा हुआ है सिस में, वो इसको पाई अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे देगा। भाई किसी भी, ध्यान सुनो, एक हमारे पास सिस्टम है, उससे आपने एक लिगेंड को हटा दिया, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, तो अगर उसके पास ऐसा कोई लिगेंड है जो उसको इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देगा, तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा ना। यस या नो, सब लोग बताओ। ये जो बगल में पाई डोनर है इसके पास एडिशनल लोन पे, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, स्टेबल, ठीक है। अभी यहां पे रुको, दूसरे वाले में देखो, अभी आगे इसको कंटिन्यू करेंगे हम। दूसरा एग्जांपल जो हमने लिया था, सिस COEN ट्वाइस NH3Cl, इसको ड्रॉ करता हूं मैं CONN NN, यहां Cl और यहां NH3। इसमें भी सेम वही प्रोसेस, पहली स्टेप में Cl माइनस को बाहर करते हैं हम, तो CONN, यहां वैकेंट ऑर्बिटल, यहां NH3, 2 प्लस, इधर 3 प्लस, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 5। अब ये बताओ, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है अमोनिया के पास, क्या अमोनिया के पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन पेयर है, नहीं। तो क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें दे सकता है, नहीं। तो क्या ये इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, जितना स्टेबल ये वाला बना है क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है, क्या दूसरा वाला इंटरमीडिएट स्टेबल होगा क्या, यहां तो उसके पास लोन पेयर ही नहीं है। तो ये बताओ, क्या ये इंटरमीडिएट भी उतना स्टेबल होगा जितना पहले वाला था, नहीं। तो ये जो इंटरमीडिएट होगा पहले के कंपैरिजन में क्या होगा, ये लेस स्टेबल। इतनी बात समझ में आती है, बताओ। वहां पर जो पाई डोनर है वो अपना एडिशनल इलेक्ट्रॉन क्लाउड वैकेंट ऑर्बिटल में देके उसको स्टेबलाइज कर दे रहा है। यहां जो